क्लास 11th बी ब्लॉक का पार्ट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है मैंने अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आप ज़रूर देख लें और उसके बाद आप पार्ट 4 पे विजिट करें। तो पार्ट 4 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुप 14 को आके कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। और ग्रुप 14 से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। उन कंपाउंड्स की यूजेस को स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और साथ में हम रिएक्शंस भी देखेंगे पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर। अगर कोई रिएक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है किसी के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड के रिएक्शंस को भी देखेंगे, उसके प्रिपरेशंस को भी देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम जो डायमंड्स है और ग्रेफाइट है, क्योंकि कार्बन को हम स्टडी कर रहे हैं तो कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं हम इन एलोट्रॉप्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मैंने लास्ट क्लास जब पार्ट 3 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो पार्ट 3 जब मैंने एंड किया था तो उस टाइम में मैंने एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। किसे डिस्कस किया था? एलोट्रॉप्स को। अब एलोट्रॉप्स जो होता है वो एक्चुअली में फॉर्म्स ऑफ द कार्बन होता है, तो उस फॉर्म को हम स्टडी करते हुए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं कार्बन की। तो अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इंटायर अर्थ क्रस्ट पे जितने भी आपको मेटल्स या एलिमेंट्स मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलते हैं उन सभी एलिमेंट्स में सबसे हार्ड जो होता है ना वो अपना कार्बन ही होता है। सेकेंड चीज़ है, इट इज़ यूज्ड एज abrasive for sharpening hard tools in making dyes and manufacturing of tungsten filaments। तो एक तो यार ये फिलामेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो जो फिलामेंट्स होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, अगर उसको आप मैन्युफैक्चर करते हो तो वहाँ पे काम आता है। दूसरा क्या है, शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल्स। हार्ड टूल्स के शार्पनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार जो कांच वाँच होते हैं, कांच को ये मान लो ये कांच है, इसको आपको यहाँ से कट करना है तो कट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायमंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे मशीन होता है ना उस मशीन को हम डायमंड से ही बनाते हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसा मैंने बताया था ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कैटिनेशन को। कैटिनेशन, अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें खुद के साथ ही कार्बन कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अभी कार्बन दिखेगा आपको, कार्बन इधर 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 इधर, ये कार्बन इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। ये खुद के साथ कंबाइन हो जाता है। तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड जो बनते हैं उस चारों में कार्बन कंबाइन होता है और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 154 पिकोमीटर, राइट। तो ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर दिख गया। डायमंड जो है वो प्योर कैटिनेशन को शो करता है। बाकियों में आपको आप देखोगे कैटिनेशन होता तो है बट उतने एक्सटेंड लेवल पे नहीं होता। तो यार ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपके डायमंड का, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक और एलोट्रॉप है कार्बन का। क्या है? एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का ही एलोट्रॉप है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, इन ग्रेफाइट कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप डायमंड के केस में याद करो तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, बट अगर ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफाइट हैज़ 2 डायमेंशन शीट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको हेक्सागोनल रिंग्स दिखेंगे, छोटे छोटे रिंग्स दिखेंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, राइट। और ये 2D शीट में आपको स्ट्रक्चर्स का दिखेगा। जब हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ग्रेफाइट जो है वो इंटरलिंक्ड होता है कार्बन के एटम्स के साथ। लेयर आर हेल्ड बाई वेंटरवॉल फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वीक होता है। वेंटरवॉल फोर्स कैसा होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जल्दी से ग्रेफाइट टूट जाता है। आपने पेंसिल की लिड देखी होगी, ठीक है। पेंसिल की जो लिड होती है, ठीक है, वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। तो यानी कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है और जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, डिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 340 पिकोमीटर। आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकली अलॉन्ग द शीट, क्योंकि ग्रेफाइट में ना कार्बन के ऐसे अगर आपको दिखाऊं मैं 1 2 3 4, ठीक है, 4, तो 1 2 3 इस तरफ से तो बॉन्ड होता है पर एक तरफ से बॉन्ड नहीं होता। तो जहाँ पे बॉन्ड नहीं होता वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कंडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बहुत सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, काफ़ी आसानी से टूट जाता है। अगर आपने उसी में देखा हो अपने
पेंसिल में देखा हो, पेंसिल के केस में तो देखो आपको पता चलेगा ना कितना स्लिपरी और कितना सॉफ्ट होता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स इन मशीन्स, मशीन्स वगैरह में काम आते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई मशीन चलानी है वहाँ पे ग्रेफाइट काम आता है, जहाँ पे ऑयल जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑयल के रिप्लेसमेंट में हम किसको यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। यार ये इसकी प्रॉपर्टी थी ग्रेफाइट की। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है ग्रेफाइट का तो ये स्ट्रक्चर देखो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, राइट। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना, कौन सा वाला? जो कि इंटरलिंक्ड नहीं होता, देख रहे हो ये जो डॉटेड दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी एटम अटैच नहीं होता, ठीक है, खाली होता है। 4 बॉन्ड होते हैं, मान लो ये सेंट्रल एटम मान लो कार्बन का 1 2 और 3, इस सेंट्रल से इसके पीछे की तरफ होगा, ठीक है। या फिर इसको मान लो सेंट्रल एटम, किसी को इसको मान लो सेंट्रल एटम, तो 1 2 और आपको 3 ही दिखेगा, ठीक है। चौथा फिर इसका हो गया, और यहाँ पे इसका ये वाला बॉन्ड खाली है। तो जो खाली वाला बॉन्ड होता है ना, वो होता है 340 पिकोमीटर का, राइट। और जो भरा हुआ बॉन्ड होता है वो होता है 141 पिकोमीटर का। तो ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लोरेंस की बात करते हैं। फ्लोरेंस का मतलब होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, राइट। ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ये फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस वाज डिस्कवर्ड कलेक्टिवली बाय 3 साइंटिस्ट, नेमली ई सैमली, RF कर्ल एंड HW क्रोटो। आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक तीसरा जो है थर्ड फॉर्म होता है कार्बन के एलोट्रॉप का, राइट। आगे बढ़ते, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फ्लोरेंस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिकल आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन, ठीक है। हीलियम या आर्गन के मौजूदगी में अगर आप ग्रेफाइट को ही काफ़ी ज़्यादा हीट कर देते हो, क्या कर देते हो? हीट कर देते हो, तो ये बन के आ जाता है फ्लोरेंस, right? The softy material formed by condensation of vaporized C and small molecule consist of mainly with smaller quantity of C70। तो यहाँ पे पता चलेगा कि जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद एक सॉफ्ट मटेरियल आ जाता है, ठीक है। अब सॉफ्ट मटेरियल को आप कंडेंस कर दो, क्या कर दो? कंडेंस कर दो। कंडेंस मतलब ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें अगर आपने C70 एटम्स अलग से छांट लिए और उनको कंडेंस कर दिया तो वो बन के आ जाता है आपका फ्लोरेंस, राइट। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्रेसेस ऑफ अदर फ्लोरेंस कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अप टू 350 और अबव। यार ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ C17 मिले, C70 C80 C90 वो भी मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया स्टेबल फॉर्म होता है वो तो होता है वैसे C60, ठीक है। यहाँ पे C70 लिखा हुआ है, बट सबसे स्टेबल होता है C60, पर C70 जो है इंडस्ट्रियल यूजेस में काम आता है। पर बात ये है कि आपको 350 या उससे भी ज़्यादा आप कार्बन के एटम्स को इंटरलिंक करके भी फ्लोरेंस बना सकते हो। तो आपको फ्लोरेंस के बारे में पूछेंगे तो आप क्या बताओगे कि ग्रेफाइट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस के प्रेजेंस में, और फिर जब आप उसको कंडेंस कर देते हो या फिर उसके वेपराइज्ड फॉर्म को कंडेंस कर देते हो, जब कार्बन में मान लो n नंबर ऑफ एटम्स है, अब n की जगह 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या फिर 350 या उससे ऊपर भी हो सकता है, तो उसको जब आप कंडेंस कर दोगे, ठंडा कर दोगे, तो वो बन के आ जाता है फ्लोरेंस आपका। फ्लोरेंस आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, ये मतलब केज जैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स। केज देखा है ना, पिंजरा जैसे, ऐसे करके, ये जैसे ये बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये जैसे ऐसे पिंजरे जैसा होता है ये, ठीक है। कहीं से भी कोई कनेक्शन टूटा नहीं होता। तो ये जो केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। C60 मॉलिक्यूल हैज़ अ शेप लाइक स्टॉकर बॉल। तो मैंने बोला था C60 सबसे स्टेबल होता है, उसका शेप होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। आर कॉल्ड एट बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, राइट। दोबारा देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। इट इज़ मोस्ट स्टेबल, देखा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इट कंटेन 20-60 मेंबर ऑफ रिंग एंड 12 5 मेंबर ऑफ रिंग। तो 20 तो ऐसे कार्बन होते हैं जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और बाकी 12 कार्बन जो है 5-5 के साथ कनेक्टेड होते हैं, 5 रिंग्स बने होते हैं, ओके। 6 मेंबर्स रिंग आर फ्यूज्ड टू बोथ दी अदर 6 मेंबर रिंग्स। मतलब 6 एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, और बाकी 5 एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। 5 वाला जो फ्यूज़न होता है वो तो 12 बार रिपीट करता है, और जो 6 वाला फ्यूज़न होता है वो 20 बार रिपीट करता है, ठीक है। लास्ट है कि ऑल द कार्बन आर इक्वल एंड दे अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ये भी फॉलो करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखो सीन ये है कि ये भी तो ग्रेफाइट से ही बना है ना। किससे बना है? ग्रेफाइट से बना है, ठीक है। ये ग्रेफाइट से बना है। ग्रेफाइट किसको फॉलो करता है? ग्रेफाइट करता है sp2 को फॉलो, तो ये भी sp2 को फॉलो करेगा। तो यार ये आपके बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। स्ट्रक्चर देखना चाहते हो बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का। ये देख रहे हो, ये फुटबॉल के शेप में है, फुटबॉल के
शेप में आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, C60 का स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें जो 12 कार्बन होंगे ना वो 5-5 के साथ रिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, और 20 जो होंगे वो 6 कार्बन के साथ रिंग बनाएंगे अगेन, ठीक है। तो ये पूरा होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस का। इसको कंडेंस करके बनाया जाता है किससे, ग्रेफाइट से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। फ्लोरेंस आर बीइंग कोवेलेंट, फ्लोरेंस कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेंस आर बीइंग कोवेलेंट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब यार ये शेयर करके तो बना रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कोवेलेंट यानी कि कैसे बना रहे हैं, ये शेयर करके बना रहे हैं, राइट। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसका मतलब है कि ये जैसे कि अल्कोहल हो गया, सपोज करो अल्कोहल हो गया, या फिर इन सब में डिजॉल्व हो जाएगा, बट वाटर में जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा। कार्बन वाटर में ऐसे भी डिजॉल्व नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, इट ऑल्सो फॉर्म प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस, प्लैटिनम के भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब प्लैटिनम एक प्रकार का हमारे पास कंपाउंड है, आपने देखा होगा गोल्ड प्लैटिनम ऐसा होता है, तो ये इसको बनाने में भी काम आता है, प्लैटिनम को बनाने में। तो यार ये था आपका प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोक। कोक क्या होता है, ओके। कोक एक कार्बन का ही फॉर्म है, एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, उसको आप कोक कहते हो, ठीक है। एमोर्फस एलोट्रोपिक। अब एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमोर्फस। एमोर्फस मतलब क्या होता है, जो इतना सख्त ना हो, ठीक है, वो टूट जाए बहुत इजीली। आपने कोयला देखा होगा ना, टूट जाता है, तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का एक फॉर्म है। एलोट्रोपिक मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे एलोट्रोपिक कहते हैं। उसे आप कोक कह रहे हो, यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म को ही आप कोक कह रहे हो, जो कि एमोर्फस स्टेट में होता है। इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड, क्या होता है ये, ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो कार्बन का ही, अगर आप कार्बन का ही डिस्टिलेशन कर देते हो ना, ठीक है, तो ये आपको क्या देकर जाता है, कोक देके जाता है, बस ये मेन चीज़ है। अच्छा, आप इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हो, वुड चारकोल के फॉर्म में। अगर एक और फॉर्म देखा जाए, कोक के ही बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो इस एक है वुड चारकोल। वुड चारकोल कैसे मिलता है हमें, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें कार्बन होगा। अब कार्बन है, अब इस कार्बन को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर दो, ऑक्सीजन को बहुत कम कर दो, और उसके बाद इसको हीट करो, किसको हीट करो, कार्बन को हीट करोगे या वुड को हीट करो, तो आपको क्या मिलेगा, वुड चारकोल मिलेगा। एनिमल चारकोल भी होता है, जैसे कि मतलब बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स वगैरह होते हैं, इनसे भी आपको मिल जाता है, ठीक है, वो भी लकड़ी जैसे ही सख्त हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कार्बन की। तो कार्बन के यूजेस में अगर आप स्टडी करना चाहो तो ग्रेफाइट फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सुपीरियर स्पोर्ट गुड्स सच एज टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट्स, ठीक है। तो ग्रेफाइट फाइबर्स का, ग्रेफाइट का नहीं, ग्रेफाइट के फाइबर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बैडमिंटन रैकेट बनाने में, फिशिंग रॉड्स, इन सब में काम आता है। बीइंग गुड कंडक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, सबसे ज़्यादा काम आता है ये इलेक्ट्रोड्स बनाने में। आपने देखा होगा ना, ये ऐसे बैटरीज होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये फिर यहाँ से पोटेंशियल्स प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में काम किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस में। नेक्स्ट है बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस इन गैसियस मास। आपने देखा होगा, ये भी सुना होगा आपने, बहुत सारे पॉन्ड्स वॉन्ड्स के ऐड में दिखाते हैं कि चारकोल जब एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये चीज़ों को बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो जब एयर में जितने भी हार्मफुल गैस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइजनस गैस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने में काम आता है। तो जितने भी मास्क वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, वो मास्क पहन के काम करते हैं। इट इज़ यूज टू डीकलराइज शुगर, तो शुगर का जब डिस्टिलेशन करते हैं या फिर शुगर के अच्छे वाले क्वालिटीज़ बनाया जाता है, तो उसमें भी ये काम आता है। कार्बन, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कलर्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्व कर लेता है। कार्बन ब्लैक इज यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड फिल्टर इन ऑटोमोबाइल टायर्स। आपके आर वगैरह में भी कार्बन होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। कार्बन का इस्तेमाल हम करते हैं ब्लैक पिगमेंट में, जहाँ भी हमें ब्लैक पिगमेंट की जरूरत पड़ती है नेचुरली, वहाँ पर ये डाल देते हैं इंक वगैरह में। कोक इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, और जब भी हमें रिडक्शन कराना होता है, हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो हम वहाँ पे भी कोक का इस्तेमाल करते हैं। आपने मेटलर्जी 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जब ओर की प्यूरिफिकेशन की जाती है तो वहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया जाता है। और डायमंड इज़ अ प्रीसियस स्टोन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है भैया, ये इतना प्रीसियस स्टोन होता है, बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकन। कार्बन और सिलिकन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या कंपाउंड बनता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन को एक सिंगल ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करा दो तो बन के आता है आपका कार्बन
मोनोऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टेड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, लिमिटेड सप्लाई मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे वहाँ पे, यहाँ पे तो एक ही एटम है, ठीक है, जब वहाँ पे कार्बन जाके रिएक्ट करता है, यहाँ पे देखो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराया बट बहुत कम सप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये जाके जब हीट कर दोगे तो ये CO बन जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हार्मफुल गैस होता है। ऑन अ स्मॉल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। यानी कि अगर मान लो कि फॉर्मिक एसिड है, ये आपके सामने फॉर्मिक एसिड है CH2COO, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इसको अगर आप एसिड के साथ थोड़े से टेम्परेचर पे देखो 373 केल्विन का टेम्परेचर दिया और कंसनट्रेटेड एसिड है यहाँ पे, जब इसके साथ आप रिएक्ट कराते हो तो एसिड क्या करता है, अपने H पॉजिटिव आयंस लूज कर देता है, इधर से कार्बन अपना यहाँ से OH जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ से OH, ठीक है, यहाँ से एक H निकल के H2O बन जाएगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे सल्फर अपना अलग निकल जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो बिल्कुल भी नहीं घुलता, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो पानी में थोड़ी घुलेंगे, ठीक है, वो तो ऑर्गेनिक चीज़ों में ही घुलेंगे। इट इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक बात बताऊँ, कार्बन या उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो तगड़े वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, राइट। तो ये भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है। एंड रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, मैंने बताया था प्यूरिफिकेशन में काम आता है कि मेटल को जब अगर मान लो मेटल ऑक्साइड्स मिल गया आपको, वहाँ से मेटल निकालना है, क्या निकालना है, मेटल निकालना है, सिर्फ ये ऑक्सीजन को हटाना है, तो इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट कर दो, वहाँ से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और मेटल अकेला बच जाएगा। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं काम आता है रिडक्शन में, लेकिन बाकी हर जगह ये रिड्यूसिंग एजेंट के काम में तो आता ही है। इन CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है ना, इसके बीच में अगर आप इसका ये देखोगे, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आपको ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसका ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 तो पाई बॉन्ड आएंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो 2 जो है इसके क्या आ जाएंगे, पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड आ गया और 1 जो है वो सिग्मा बॉन्ड आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये ठीक है। इट इज़ हाईली पोरस इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है। इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन विथ which is about 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. This prevent hemoglobin in red blood cells carrying oxygen. तो अगर मान लो कि आप सांस ले लेते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्या करते हो, सांस ले लेते हो, तो ये होमोग्लोबिन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पोरस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ये पोरस है, और उसके बाद हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को ये रिड्यूस कर देता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सबसे पॉपुलर कंपाउंड है, बार बार आप स्टडी करते हैं उसको। इसकी प्रिपरेशन की जाती है, कैसे बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। तो कहा जाता है ना, फ्यूल्स को जब आप जलाते हो, फ्यूल्स को जब क्या करते हो, बर्न करते हो, किसकी तो बर्न करते हो, तो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, तो बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करा दिया, लिमिटेड सप्लाई नहीं करनी ऑक्सीजन की, अच्छी खासी सप्लाई करनी है, तो CO2 बन के आता है। आप मीथेन को देख लो, मीथेन एक एग्जाम्पल है, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर रिलीज करेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ये कलरलेस होता है और ये भी ऑर्डरलेस होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा बहुत पानी में घुल जाता है, मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं घुलता। जब CO2 पानी में घुलता है तो ओनली सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कुछ ही मॉलिक्यूल पानी में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इट इज़ नॉट पॉइजनस, इतने ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होता मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में, फिर भी होता तो है ये भी। बट इंक्रीज इन कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन भैया धीरे धीरे वक्त के साथ तो ये CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, किस में, एटमॉस्फेयर में, और फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को अंजाम देगा, राइट, टेम्परेचर बढ़ा देगा। अच्छा, एक और है सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी इसको आप पढ़ सकते हो, आप आगे स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड को थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। देखो सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। कहाँ पे मिलता है, अकर्स इन क्रिस्टलोग्राफी फॉर्म्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे क्वार्ट्स जो है इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप याद रखना, क्वार्ट्स किसका, सिलिकॉन ऑक्साइड का, SiO का, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का।
तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और 3D में इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल मतलब चारों तरफ से बॉन्डेड होता है, एक बीच में ऑक्सीजन आता है और बाकी सब तरफ सिलिकॉन मिल जाएंगे आपको। हर एक ऑक्सीजन एटम जो है इन टर्न्स कोवेलेंटली बॉन्डेड, और सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कोवेलेंटली इसके साथ बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। अब प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। इन नॉर्मल फॉर्म सिलिका इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम ही रिएक्टिव होता है, जल्दी ज़्यादा के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, नहीं करता रिएक्ट ज़्यादा के साथ। एट एलिवेटेड टेम्परेचर इट डज नॉट रिएक्ट विथ हेलोजेंस। तो अगर आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, एलिवेट कर दो मतलब इंक्रीज कर दो, तो डाई हाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड एंड मेटल्स, मतलब कि फिर भी ये हेलोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, डाई हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, और बहुत सारे एसिड और मेटल के साथ तो वैसे रिएक्ट नहीं करता। फिर ये रिएक्ट किसके साथ करता है? बट इट रिएक्ट विथ HF एंड NaOH, मतलब ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। और अगर एक आप हेलोजन में लेकर चलो तो फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। जिसके साथ करता है उसका नाम यहाँ पे मैंने रिएक्शन करके दिखा दिया। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बेस है NaOH, तो इसके साथ सिलिका डाइऑक्साइड रिएक्ट करके Na2SiO3 बनाता है और पानी रिलीज कर देता है। सिमिलरली HF के साथ भी रिएक्ट करता है, राइट। इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं? क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है आपके पायोस इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बनाने में। हाई लेवल के इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, काफ़ी हाई लेवल के इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें ये काम आते हैं। सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है एब्जॉर्बेंट्स के एब्जॉर्बेंट्स के तौर पे। ठीक है, चीज़ों का एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कार्बन है ना, चारकोल्स वगैरह ये एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका जो है, इसका इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशंस वगैरह में लेके चलते हैं, फिल्ट्रेशन में भी इसका काम इस्तेमाल किया जाता है। तो यार ये था आपका पी ब्लॉक ख़त्म हो गया, आप अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, ये एंड हो गया चैप्टर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हम ऑफलाइन क्लास में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।